दिव्य हिमाचल टीवी स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल अग्निहोत्री आप सब लोगों के समक्ष पेश हूं आज की बड़ी बहस लेकर। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान रहेंगे दिव्य हिमाचल के न्यूज़ एडिटर संजय अवस्थी। और अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बड़ी बहस में हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक विषय पे हम आज बहस करने जा रहे हैं अवस्थी जी के साथ। विषय है 4 नगर निगमों में चुनाव संपन्न होने के बाद जीत और हार, जिस पे हम बड़े समय से नज़र रखने की कोशिश कर रहे थे कि उसके रिजल्ट आ चुके हैं। पर इसके बाद पार्टियों के बीच, ध्यान दीजिए, दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस के बीच और भाजपा के बीच हार को लेकर दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने की बात है। तो कहीं जहां जीत हुई है वहां श्रेय अपनी तरफ घसीटने की बात हो रही है। एक मुझे लग रहा है आप सब दर्शकों को ये टॉपिक पसंद आएगा। इसको हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवस्थी जी, जो अभी हमने अपने दर्शकों से मुखातिब होते हुए कहा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है या ये हमारी कोरी कल्पना ही है, या आपके पास इनपुट हैं इस तरह की? बिल्कुल, दोनों दलों में श्रेय लेने की होड़ बिल्कुल छिड़ी हुई है और वो पहले दिन से छिड़ गई थी। इसके बहुत से आपने इनपुट्स आपके पास भी रहे होंगे या आ रहे होंगे कि दोनों दल किस तरह से हार तो दूसरे के सिर पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जीत का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप मंडी, सोलन, पालमपुर, धर्मशाला, जहाँ मर्जी की बात कर लें, ठीक है। जो हारे हैं वो जरूर थोड़े से चुप होने की कोशिश कर रहे हैं, पर चुप्पी भी इस तरह की कि हार के पीछे मेरी वजह नहीं, मेरी जिम्मेदारी कम है, मेरी वजह सामने वाले की ज़्यादा है। जबकि उससे पहले जब टिकट बांटने थे या कुछ था या प्रचार की बात थी, आगे निकलने की होड़ थी, या उस टाइम पे वादे और दावों की बात थी, तो हर कोई आगे तब हर कोई हीरो था। जी। तो सब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है हम बड़ी बहस में सबसे पहले जिक्र करेंगे मुख्यमंत्री के अपने शहर, अपने जिला की जो उनकी नगर निगम है, पहली उनके कार्यकाल में बनी अभी पहली मरतबा वहाँ इलेक्शन हुए। वहाँ पे क्या हाल है? क्योंकि वहाँ देखिए, हमारे पास एक चीज़ तो सही है कि बीजेपी की जीत हुई है और वहाँ शायद श्रेय सीधा मुख्यमंत्री को जा रहा होगा, हम आगे अवस्थी जिससे चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस, जो जहाँ पे एक बड़ी उम्मीद जगाई जा रही थी कांग्रेस की तरफ से ही सोशल मीडिया पे या अखबारों में या वैसे बयानों में कि हम यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे और एक मतलब दूसरा सुजानपुर बना देंगे। अब देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अवस्थी जी, सबसे पहले मंडी में भाजपा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 4 नगर निगमों में सबसे सुखद, सबसे बेहतरीन और बड़ी जीत के साथ अगर कहीं भाजपा आगे बढ़ी है तो मंडी है। 15 में से 4 सीटें, 11 सीटें जी 11 सीटें अगर उसके पास हैं वहाँ पे तो बहुत बड़ी जीत है। वहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे वो थे अपने महेंद्र सिंह ठाकुर, जल शक्ति मंत्री। उसके साथ साथ वहाँ का मंडी का जो बार रूम है नगर निगम का, वो मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे का सारा श्रेय जो है वो महेंद्र सिंह ठाकुर को जाता है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ खुद बहुत अच्छी वर्किंग की है, बहुत मेहनत की है ना। बहुत मेहनत जब की है तो उसके पीछे रणनीति क्या थी? रणनीति थी कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो वहाँ भाजपा को आंच ना आए, और भाजपा उसमें कामयाब हुई है। ऐसा माना जाता रहा है कि शिशु धर्मा की आंतरिक जो रणनीति थी वो वहाँ बहुत कारगर साबित हुई है। उन्होंने वार्ड दर वार्ड एसेस किया है, जो कार्यकर्ता थे, जो संबंधित प्रभारी थे, उनको समय समय पर डायरेक्शन दी हैं कि वहाँ किस वार्ड में उनको क्या करना है। और अंतिम समय में 2-3 टिकटों में जो फेरबदल हुआ था वो भी एक रणनीतिक लास्ट दिन नॉमिनेशन के वक्त पे जो तो मतलब वहाँ महेंद्र सिंह ठाकुर झूठ श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, या मीडिया ने अब तक दिया भी है। पर वहाँ असली चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा है, उनके ओएसडी की भूमिका बहुत ज़्यादा है। देखिए, हाँ सही बात है। देखिए, अब तक तो महेंद्र सिंह ठाकुर की ही चर्चा हो रही है, उनको बहुत बड़ा रणनीतिकार भी माना जाता है, लेकिन आपने शिशु धर्मा जी का नाम लिया, और ठीक है, ये भी एक नई चर्चा को हमने शुरुआत की है, या शायद नए फैक्ट सामने रखे हैं जिस पर अभी कम चर्चा हुई। हाँ, हालांकि इतना ज़रूर है कि भाजपा में क्योंकि मुख्यमंत्री सबसे आगे थे तो चेहरा उनका है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ श्रेय लूटने जैसी बात नहीं है, कम से कम भाजपा में। लेकिन अगर कांग्रेस की बात, श्रेय लूटने की नहीं है, पर श्रेय देने की तो है। जो एक वर्ग है, वो जो एक वर्ग है वो
तैयार बैठा होता है श्रेय देने के लिए ही, श्रेय लेने या देने के लिए बैठा होता है। और वो बहुत बड़ी मतलब एक लॉबिंग भी है उसके पीछे कि श्रेय किसको देना है और किससे श्रेय लेना है ना? ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसमें अब अगर मान लीजिए दूसरी तरफ हम कांग्रेस की तरफ देखते हैं, कांग्रेस को देखिए मुख्यमंत्री सामने थे, मुकाबला टफ होने वाला था, सबको मालूम था, बिल्कुल। उनका गृह जिला भी था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावे बहुत हुए थे। पंडित सुखराम की वहाँ पे जो हैसियत रही है अब तक, उसको लेके दावे थे, या उसको ये बताया जा रहा था कि भाजपा इनके सामने फीकी पड़ जाएगी, या और भी कई फैक्टर थे। तो कांग्रेस में हार के बाद अब क्या चल रहा है? कांग्रेस में बोल सकते हैं कि आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति है। अच्छा जी। पंडित सुखराम का बहुत बड़ा होल्ड क्षेत्र रहा है मंडी, और वहाँ हमेशा उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। उसके बाद उनके सुपुत्र अनिल शर्मा भी अपना वर्चस्व वहाँ दिखाते आए हैं। इस चुनाव में थोड़ी बाजी उल्टी पड़ी है। उल्टी इसलिए पड़ी है कि अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं थे, भाजपा के साथ नहीं थे, भाजपा में उनकी पूछ नहीं है, भाजपा में उनकी कोई पहचान इस वक्त करने को तैयार नहीं है। तो एक तो शायद वहाँ वो भी कोशिश हो रही थी कि अनिल शर्मा अपना कोई वर्चस्व दिखाएं। उसके बाद वहाँ वर्चस्व या श्रेय लेने की होड़ में उनके सुखराम के पोते आश्रय शर्मा भी आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो 4 सीटें जीती हैं उन चारों में सुखराम परिवार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। पर उसमें श्रेय छीनने वाले भी बहुत आगे हैं। एक जो सीट है वो शायद बल्क क्षेत्र की है, वहाँ जो पूर्व मंत्री हैं प्रकाश जी, उनकी भूमिका ज़्यादा रही है। और वहाँ के लोगों का कहना है या प्रकाश जी के समर्थकों का कहना है कि ये जो सीट जीती है इसके पीछे सीधी सीधी भूमिका प्रकाश जी की है। उसमें भी आगे कौल सिंह ठाकुर इसलिए नाराज हो रहे हैं, या वो चुनाव के बीच में भी थोड़े से निराश दिखे थे, जब मतलब सुखराम परिवार ज़्यादा सक्रिय दिखा रहा था, होने की कोशिश कर रहा था, श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कौल सिंह ठाकुर मंडी के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त निराशा जाहिर की थी कि वहाँ सुखराम परिवार से ज़्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी कोशिशें थी। और कौल सिंह आधिकारिक रूप से तो नहीं, पर अनाधिकारिक रूप से वहाँ निराशा जाहिर चुके थे। तो मतलब श्रेय लेने की तो दोनों दलों में ठीक होड़ मची थी। लेकिन देखिए जहाँ तक कांग्रेस की बात है मंडी में, तो कौल सिंह की बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने इसका वो कहा है कि इसको ज़्यादा जिम्मेदारी, या जो उनके इशारे हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी सुखराम परिवार की बनती है। उन सुखराम परिवार का ये कहना है मंडी में कि देखिए पिछले जब आश्रय शर्मा लोकसभा में चुनाव लड़े थे तो उनका कहना था कि हमें सिर्फ मंडी जो नगर परिषद क्षेत्र है उसमें 1500 वोट मिले थे, अब वो संख्या 7500। तो आंकड़ेबाजी का सहारा लेके उनका कहना है कि हमारा तो समर्थन बढ़ा है। और जो आप बल की बात कर रहे हैं उसमें सब एकमत हैं कि वो जो बल है वो देखिए शहर का हिस्सा इसलिए है कि नगर निगम का वहाँ पे गठन हुआ, लेकिन वो सीधा सीधा प्रकाश चौधरी का प्रभाव क्षेत्र है। तो उसमें से जो उनका श्रेय है उसको कम से कम हम तो नहीं डिनाई कर सकते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस में इसको डिनाई नहीं कर सकते। 7500 वोट किसको मिला है? कांग्रेस को, जो बोलते हैं सारे प्रत्याशियों को। उनका ये कहना है कि 1500 के मुकाबले हम 7500 पे पहुंचे, नतीजे जो मर्जी। बेशक ये अपना आपको वो करने की एक बात है। और ये भी है कि जो 3 और कैंडिडेट जीते हैं वो बहुत पॉपुलर चेहरे हैं मंडी के, वो अपने दम पे ही इतना वो रखते हैं कि उनको शायद किसी भी और समर्थन की ना जरूरत रही होगी, और अगर उनका उतना रसूख नहीं होता तो रिजल्ट वहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो वहाँ पे कांग्रेस देखिए बच नहीं सकती है, और ना ही सफाइयाँ देकर। अवस्थी जी, ये बहुत अच्छी आपने प्रकाश डाला है मंडी की राजनीतिक परिस्थितियों पे, राजनीतिक हालात पे। मंडी के बाद हमारा दूसरा नगर निगम जिस पे हम चर्चा करें वो है सोलन। सोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भाजपा तमाम दावों और कयासों के बावजूद हार गई, और हारी भी कोई छोटे अंतर से नहीं, ठीक ठाक अंतर से हार गई। मतलब कांग्रेस की जो वहाँ पे जीत है वो बड़ी जीत है, राजधानी के साथ लगता क्षेत्र है। बिल्कुल, और कांग्रेस वहाँ शायद एक स्मेप है कहीं, हाँ, फ्रेम में ही नहीं थी देखिए। तो इतनी अच्छी वहाँ पे जीत हुई। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेहरे ज़्यादा दिन तक नहीं रुके हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र राणा और अपने कुलदीप सिंह, केवल सिंह पठानिया जी थे, शाहपुर के जो हमारे युवा नेता हैं। और बीजेपी की तरफ से आए थे जो सोलन में डॉक्टर राजीव बिंदल, जो सोलन के हैं, बेसिकली अब नाहन के हो चुके हैं इलेक्शन लड़ने की वजह से। और साथ में उनके साथ थे एकमात्र मंत्री जिला के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल वहाँ के थे। तो
यहाँ पे दोनों पार्टियों की उस पर सबसे पहले तो हम कांग्रेस जो जीती है उन पे देख लें कि उनका क्या सोच है इस वक्त चली हुई, वो किस एंड पे चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीतिक सफलता है सोलन जी। कांग्रेस ने शायद सोलन को बहुत मजबूती से लिया था, जिसको शायद विश्लेषक उस वक्त आंक नहीं पाए थे। इसलिए कि उनको लगता था कि राजेंद्र राणा बहुत बड़े कद के नेता नहीं है प्रदेश की राजनीति में। हालांकि सुजानपुर में जब उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त के घोषित मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को हराया था, तो उनका कद शायद अपने आप में बहुत ऊपर निकल गया है। और वो रणनीति में तो वो माहिर हैं। उनके साथ जो दिए थे कांग्रेस की तरफ से वो थे शाहपुर से, जो मतलब टिकट कांग्रेस का ले चुके थे, वहाँ से चुनाव लड़ चुके थे, जुझारू नेता है केवल सिंह पठानिया। जी जी जी। केवल सिंह पठानिया जिस संगठन से निकले हुए नेता हैं, उनकी भी संगठन पे बहुत पकड़ है, रणनीति जानते हैं रणनीति कैसे बननी है। तो शायद वो दो लोगों की जो रणनीति थी वहाँ ज़्यादा कारगर हुई है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री को पहली बार कहीं विरोध का सामना करना पड़ा है प्रदेश में इस चुनाव में, तो वो सिर्फ सोलन जब रैली के दौरान वो, हालांकि उस टाइम मुकेश अग्निहोत्री उसको लीड कर रहे थे, लेकिन वो रणनीति तो कांग्रेस की रणनीति ये लगती है कि उन्होंने जहाँ पे जिनको दायित्व सौंपा था उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, है ना, जिनको कोर्स करेक्शन करने की कोर्स नहीं। और भाजपा शायद थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार हो गई वहाँ पे कि डॉक्टर राजीव बिंदल बहुत बड़ा चेहरा है, तो उनकी रणनीति वहाँ एकदम कारगर हो जाएगी। पर दूसरी बातें कुछ और भी हैं, उस पर हम दूसरे लेग में चर्चा करते हैं। कांग्रेस की बात ऐसी हो गई, बहुत अच्छा किया आप, मेयर बनाने की तरफ उनका प्रयास चले हुए। अब आते हैं हम भाजपा पे। भाजपा क्योंकि हारी है, बहुत उम्मीद में थी पार्टी, लेकिन जब हार मिलती है, उम्मीदें इस हद तक टूटती हैं तो जख्म गहरे होते हैं। जब जख्म गहरे होते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है तो उंगलियां ज़्यादा उठती हैं। तो क्या अक्षय पार्टी के अंदर बीजेपी में कुछ हो रहा है, ऐसा क्या और कैसे हो रहा है? तो बीजेपी में अगर कोई बोले ना बोले, लेकिन जो चर्चा है वो तो यही है कि डॉक्टर राजीव बिंदल की वहाँ रणनीतिक असफलता है वो चुनाव। क्योंकि मेरे पास जो इनपुट्स हैं, जो मैंने चुनाव को समझने की कोशिश की है, वहाँ से जो मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सहजल, वो चुनाव में बहुत ज़्यादा दिखते नहीं थे। हाँ, वो कम है ना। वो अब क्या है, वो बिंदल जी के आने से वो पीछे थे, या वो उनका चरित्र व्यक्तित्व वैसा है कि वो पीछे रहते हैं, अपने चुनाव तक वो केंद्रित करते हैं। पर चूंकि वो एकमात्र मंत्री हैं जो सोलन को लीड कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, तो शायद उनकी भागीदारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है। और अगर सोलन में बीजेपी कम मार्जिन से, चाहे जितने भी मार्जिन से हारी है, लेकिन हार तो हार है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में, क्योंकि वहाँ अपने सरकार या जो भी है मेयर वो अपना नहीं बना पाएंगे, तो इसका मतलब उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। जब विपक्ष में बैठना है तो आपको बातें भी सुननी है। सही है। तो वहाँ मतलब दूसरी बड़ी बात है कि जो हम श्रेय लेने की बात कर रहे थे, श्रेय में देखिए जैसे ही चुनाव हारा है, डॉक्टर राजीव बिंदल या डॉक्टर राजीव सहजल सोलन में कहीं दिखे नहीं है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई इस हार को ओन करेगा, कोई मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ बताएगा, है ना। पर हुआ ये है कि इतने दिन तक चुप रहने के बाद कल डॉक्टर बिंदल का फेसबुक पे एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद किया है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, कस्टमरी जो होता है। हालांकि भाजपा के लिए थोड़ी सी वहाँ एक वो तो बोल सकते हैं आपकी उनका दुर्भाग्य है कि वो मत प्रतिशतता और कुल वोट बहुत ज्यादा लेकर बैठे हैं, पर हैं वो पीछे कांग्रेस से पीछे, हमारे लोकतंत्र का खूबसूरत पहलू भी आपके हैं। 49 कांग्रेस के हैं, लेकिन 52% वाला विपक्ष में है, 49% वाला क्योंकि किसी वार्ड में बहुत ज्यादा वोट ले गए और जहां उनकी जीत हार का चाहिए था अंतर, वहाँ पे थोड़े। और वो बड़ी बात है कि 10,000 से ज्यादा वोट बीजेपी के पास हैं और 9,000 के आसपास कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस सत्तासीन है। देखिए इसे लोकतंत्र की खूबसूरती, जैसे अमेरिकन इलेक्शंस में भी हम देखते आए हैं कहीं पे कि वहाँ पे भी कई बार पॉपुलर वोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैंडिडेट हार जाता है क्योंकि उसके पास उस तरह से वोटिंग नहीं होती है।
इसमें जहाँ तक मैं समझा अवस्थी जी, आपका कहना का मतलब ये है कि पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सोलन में अगर बीजेपी शायद बिंदल जी के साथ राजीव सहजल को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। एक्टिवली इन्वॉल्व करती या एक्टिवली इन्वॉल्व किया था, वो सहजल साहब वहाँ अपने आप को कितना साबित कर पाए, क्यों वो पीछे रहे, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती, हाँ, तो मतलब रिजल्ट। अच्छा, दूसरी बात राजीव बिंदल जी को लेके एक और सुनने में आ रही है, क्योंकि राजीव बिंदल का कद बड़ा है। जैसे ही उनको दोबारा से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले वहाँ से मंत्री विधायक रह चुके हैं, सोलन से नाहन से उनको बुलाया जाता है सोलन को रेस्क्यू करने, जैसे SOS भेजा जाता है, सेव आवर सोल्स। तो कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो स्थानीय भाजपा के नेता थे उनको कुछ डर लगा। देखिए, उनको ये लगा कि कहीं ये मैं जो बातें तैर रही हैं राजनीतिक हलकों में, हमको दावा नहीं करते हैं चीज़ों को, तो उनको ये लगा कि अगर जीत होती है तो राजीव बिंदल के सिर सेहरा सजने वाला है, और ये संदेश जाएगा कि देखिए आपके पास कोई ऐसा संगठन करने का नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, तो हमने वहाँ से मंगाया। हाँ, पार्टी बेसिस पे वो ठीक था, पार्टी फ़ायदा लेना चाहेगी, जो भी उसका अच्छा कैंडिडेट कोई संगठन में काम करने वाला है या उसको लगता है जीत दिला सकता है, उसको कहीं से भी बुलाया जा सकता है। पर स्थानीय लोगों में ऐसा सुनने में आया, स्थानीय नेताओं में, कि उनको डर था एक चीज़ से। तो इवन यहाँ तक देखिए कि उनके जो बहुत बड़े समर्थक पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, पवन गुप्ता, वो इलेक्शन हार गए। वो इलेक्शन हारे तो ये भी लगा कि कहीं पे, क्योंकि बिंदल ने बहुत सारी जगह पे टिकट्स दिलवाए थे, तो ये सुनने में आया कि भितरघात भी हुआ है कि क्योंकि टिकट हमारी मर्जी से नहीं दिए गए, ये तो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हुआ। भीतरघात तो हुआ ही हुआ वहाँ पे। और दूसरा जो नुकसान अगर बिंदल की रणनीति को हुआ है, वो सरकार की साइड जो ढुलमुल नीतियाँ थी, सरकार ने खुद मुद्दा संबोधित किया कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अगर नगर निगम में आए हैं तो उनके बारे में हम भविष्य में सोचेंगे। उस मुद्दे को शायद सरकार संबोधित नहीं करती। जब आपने फैसला ले लिया था, उन ग्रामीण क्षेत्रों को आपने शहर एक तरह से घोषित कर दिया था, तो आप फ्रंट फुट पे खेलिए। फिर आप वहाँ चुनाव के बीच में आप बैकट्रैक कर रहे हैं, आप उनको एक विकल्प सुझा रहे हैं, तो लोगों को फिर लगा कि ठीक है, फिर अगर आप विकल्प सुझा रहे हैं तो हम आपको अपना मत बताते हैं। तो मत ये था कि 4 जगह जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब मैं यहाँ पे आपको आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें और जोड़ते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। DC ऑफिस से राजगढ़ रोड की तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है एक तरह से, उसमें 4 वार्ड हैं जी। राजगढ़ रोड पे शहर के 4 वार्ड हैं 15 में से, जितने भी वार्ड हैं 17 में से, हाँ जी। तो 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे राजगढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं, सिरमौर के, राजगढ़ के, वो ज़्यादा संख्या में से। अब देखिए, यहाँ पे बीजेपी बहुत कंफर्टेबल थी इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक, लेकिन इस दौरान अब देखिए रणनीति भी बहुत बड़ी बात होती है, कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी थी। एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया कांग्रेस की तरफ से, जो हमारे पच्छाद की नेत्री हैं बहुत बड़ी, दयाल प्यारी, जो भाजपा के साथ, जिन्होंने पीछे टिकट के लिए वो किया था, टिकट उनको नहीं मिला, तो है ना जी, तो उनको भाजपा ने शामिल कर लिया इलेक्शन के 2-3 दिन पहले। उसके बाद क्या हुआ, उनका असर ऐसा हुआ, वो वहाँ गई या उन्होंने फ़ोन पे कॉन्टेक्ट किया कि ये चारों ही वोट कांग्रेस जीतेगी। मतलब भाजपा ने जो नारा दिया कि हम आपको बाहर कर देंगे नगर निगम से, वहाँ पे एक सहानुभूति की लहर चली या एक उत्साह की लहर चली। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने, चारों जो वार्ड है उनके लोगों ने अपना एक तरह से वो जनमत संग्रह दिखाया है। हाँ। कि अगर आपने ये बोला है कि अगर भविष्य में अगर आपकी जनसंख्या शहरी जरूरतों को पूरा कर जाती है तो हम ये जो ग्रामीण क्षेत्र उनको बाहर कर देंगे, तो हम आपको फिर अपना बता देते हैं, अपना जो हमारा जो हम शहर में खुश हैं, लेकिन हम आपकी नीतियों से। अच्छा देखिए, कांग्रेस के रणनीतिक कौशल की यहाँ पे जो राजनीतिक रणनीति होती है, उसका जो कौशल है, उस पर हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत चतुराई भरा कदम उठाया दयाल प्यारी को खासकर शामिल करके। अगर उनके आने से ही ये चारों वार्ड को जीतते हैं, क्योंकि सीधा डिसाइसिव है। सोलन पे हमारी बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी। अब इसी विषय पे हम अपने संवाददाता, जो हमारे दिव्य हिमाचल संवाददाता सौरभ शर्मा हैं, वो लाइन पे हैं, हम उनसे चर्चा करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस इश्यू पे। सौरभ शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे जिस पे हमारी चर्चा चली हुई है, दोनों पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स पे? धन्यवाद अनिल जी। जहां तक चुनावों के संपन्न होने के बाद जो है विश्लेषण का प्रश्न उठता है, तो जहां कांग्रेस पार्टी जो है इस जीत के बाद जश्न में डूबी हुई है और अब वो इस तरह आगे भविष्य की ओर देख रही है कि कौन जो है वो पहले ही नगर निगम का जो है मेयर बनता है और डिप्टी मेयर बनता है। इसको लेकर कल यानी रविवार को ही जो प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के लिए, जो सुजानपुर के विधायक है राजेंद्र
राजेंद्र राणा वो सोलन पहुंच रहे हैं और एक विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस मेयर व डिप्टी मेयर के पदों को लेकर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि पूनम ग्रोवर जो है, जो सारी एलिजिबिलिटी में पास होती हैं, वो लगभग तय माना जा रहा है कि वो ही पहली जो मेयर बनेगी नगर निगम की, और डिप्टी मेयर का चुनाव भी लगभग कल तय कर लिया जाएगा और आधिकारिक घोषणा भी जो है इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कर दी जाएगी कांग्रेस द्वारा। और जहां तक प्रश्न है भाजपा का, तो वहां पर कई ऐसे फैक्टर हैं जो जिसके कारण जो है भाजपा को सोलन नगर निगम में जो है हार का सामना करना पड़ा है। अगर हम विस्तार से बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि भाजपा को एक संगठन, मजबूत संगठन वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन इन चुनावों में हमने देखा है कि संगठन बिखरा हुआ था, कुछ ऐसी गुटबाजियां थी जिसको लेकर जो है कार्यकर्ता भी उत्साहित नहीं थे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए काम करने के लिए, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, कार्यकर्ता काफी उत्सुक थे और वो चाह रहे थे कि जो कांग्रेस है जो वो नगर निगम में जीत हासिल करे। इसके अलावा जो अगर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, या प्रदेश सरकार की जो नीतियों के खिलाफ भी जो है जनमत था, उसके कारण भी जो है कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। और एक और फैक्टर जो है कि जो यहाँ पे चुनाव प्रभारी बनाए गए थे वो डॉक्टर राजीव बिंदल थे, और अगर वो पार्टी जीतती तो जो आला नेता हैं पार्टी के वो इसका श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन अगर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है तो अब सब डॉक्टर बिंदल की ओर ही नजरें गड़ाए हैं कि इनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि जो वरिष्ठ नेत्री थी एक पच्छाद की, दयाल प्यारी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में अपनी सदस्यता ली और उसके बाद उन्हें सोलन भेज दिया गया, और उन्होंने जो राजगढ़ बहुल क्षेत्र है, ऐसे वार्ड है, 4 वार्ड ऐसे थे सोलन में जो राजगढ़ बहुल क्षेत्र के लोगों से भरे हुए थे, उसमें वार्ड नंबर 7, 10, 11 व 15 है, उनमें उन्हें लगा दिया गया और उन्होंने उस राजगढ़ क्षेत्र के जो सारे वोटर्स थे लगभग उनको एक तरफ कर दिया, और जिससे इन चारों के चारों वार्डों में जो है कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। तो अवस्थी जी, आपने देखा वही सब्जेक्ट जिसपे इसी चीज़ को डेवलप होके यहीं से आगे चीज़ें निकलनी हैं, तो अगले कुछ दिनों पर चर्चा का विषय ही यही रहेगा। इसके बाद हम तीसरे उस पर चलते हैं जो एक बड़ा बहुत चर्चा में रहा है और एक बहुत ही ज़्यादा जिसको प्रदेश में इसकी राजनीति की प्रयोगशाला तक कहा जाता है, दैट इज़ पालमपुर। शांता कुमार का, दिग्गज शांता कुमार जी का अपना शहर, जिसे बड़ी मुश्किलों से या बड़ी कोशिशों या झटके से मैं कहूँगा नगर निगम बना दिया गया। रिजल्ट भाजपा के बिल्कुल विपरीत गए। कांग्रेस ने यहाँ वही हुआ जो सोलन में कहानी दोहराई गई, सोलन की कहानी पालमपुर में दोहराई गई, या पालमपुर की कहानी, मतलब भाजपा ने उम्मीदों के बावजूद यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सबसे पहले मैं विजेता कांग्रेस है उसकी आंतरिक स्थिति पे आपसे अगर आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस की सफलता है तो नेचुरली है, जो भी वहाँ के प्रभारी थे, चाहे स्थानीय विधायक हैं, चाहे कुछ और लोग हैं, उनके सिर पे सिरप बंधेगा। पर देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस के अपने प्रयासों से ज़्यादा जीत मिली है या विपक्ष के प्रयासों से उसको जीत मिली है? वहाँ तो वो समस्या कुछ और है ना। जो आपने बोला है प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला भी है, कार्यशाला भी है बीजेपी की। बीजेपी को हर दिन वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, मिलता रहेगा। 2 चुनावों में तो बीजेपी को पता लग गया है कि वहाँ हो क्या रहा है, बीजेपी का संगठन कितना की सक्रिय है और उसको लाभ कितना मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है या विपक्ष को, कांग्रेस को लाभ मिल रहा है। तो बड़ी बात तो यह है कि वहाँ कांग्रेस जरूर सत्ता में आई है, उसका श्रेय स्थानीय विधायक को भी दिया जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा जो है, जो बीजेपी की आंतरिक जो समस्याएं हैं, आंतरिक जो फूट है, आंतरिक जो कला है, जो नेताओं की एक फौज है, उसको जाता है वो श्रेय। दूसरा जो एक वहाँ पालमपुर में एक और जो बड़ा इशू बीजेपी के बीच में अब दिन प्रतिदिन गहरा रहा है या बहुत चर्चा में आ रहा है, वो ये है कि क्या हर बार बाहर के नेता आके यहाँ मोर्चा संभालेंगे तो स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे?
स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे। और लगातार हारों के बाद तो ये मुद्दा उठेगा ही और एक आक्रोश की तरह। हाँ। तो मतलब ये वहाँ उसको भाजपा को संबोधित करना पड़ेगा। अब तो भाजपा, देखिए इलेक्शन से पहले सब ठीक था, अब तो ये ऐसा भी कहा जा रहा है भाजपा में कि टिकट आवंटन ठीक नहीं हुआ। इवन सोशल मीडिया पे कोई विक्रम बेताल कहा जा रहा है क्या, देखिए है ना। टिकट आवंटन में देखिए अब चलो मेरे ख्याल विक्रम ठाकुर जी वहाँ के प्रभारी थे बीजेपी की तरफ से, और त्रिलोक कपूर जी जो भाजपा के महामंत्री पूर्व फेडरेशन के चेयरमैन हैं, वो भी उस चुनाव को लीड कर रहे थे। वो उसको अपना सही रण क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई संगठनों में अच्छा काम किया है। पर क्या सारे टिकट विक्रम ठाकुर या त्रिलोक कपूर ने दिए हैं? ये भी तो एक गहर मंथन का विषय है, चर्चा का विषय है, छानबीन का विषय है। तो मेरे पास जो जानकारी है वो ऐसा नहीं है कि सारे टिकट जो थे दो लोगों की समझ के अनुसार बटे हैं। उसमें वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक हर नेता का हस्तक्षेप रहा है, उनका मत देखा गया। तो वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कोटाबाजी चली और मेरे इस बंदे को एडजस्ट कर लो, आपके 3 करने में रहे करिए? वहाँ वो सारी चीजें हुई हैं कि खुश करने के लिए कि ठीक है जी, आप पूर्व मंत्री हैं, आप बोल रहे हैं, वो आपके कहने पे दे देते हैं, आप मेरे कैंडिडेट का विरोध मत करिए आप। हाँ है ना, ताकि आप चुनाव में मदद करेंगे। वो एक कोशिश की गई थी वहाँ पे, पर मुझे लग रहा है कि वहाँ वो कोशिश मतलब भाजपा में टिकट आवंटन के बाद वो सारे पार्टी के कैंडिडेट ना होके बंदे हो गए कि ये इसके आदमी है, ये इसके आदमी है। ये सच में ही यहाँ पे कांग्रेस को एक बधाई की बात है और भाजपा के सोचने का टाइम है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और तीसरा अब जो मुद्दा जो लोगों ने छेड़ दिया वो ये है कि क्यों हर बार कोई बाहर का व्यक्ति, हाँ बाहरी का सही है, पालमपुर में ऐसा इजाजत भी क्यों हो, ये चलो ये पार्टी के इंटरनल बातें हैं। शांता कुमार जैसे बड़े वरिष्ठ नेता वहाँ पे हैं, तो उस तरह से अब आगे देखते हैं भाजपा क्या करती है आने वाले टाइम में। कांग्रेस ने अच्छा किया तो कांग्रेस डिजर्व करती है वहाँ पे। अवस्थी जी, अब पालमपुर पे आपने कहा ये ना सिर्फ प्रयोगशाला है बल्कि कार्यशाला भी है, और बाहरी ये वो, और यहाँ पे भाजपा को थोड़ा सा चोट भी लगी है, कांग्रेस फायदे में। तो हम देखते हैं इस पे क्या कह रहे हैं हमारे पालमपुर के संवाददाता जयदीप रेहान। जयदीप जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में, क्या कहना चाहेंगे आप? अग्निहोत्री जी, पालमपुर की राजनीति को आसान शब्दों में कुछ इस तरह समझा जा सकता है। एक तरफ जहां कांग्रेस की राजनीति एक बड़े परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं लंबे समय से भाजपा ऐसा कोई कैप्टन तलाश नहीं कर पाई है जो सारी टीम को एक साथ लेकर चल सके। कांग्रेस में भी कभी कभार कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं, जैसे कुछ समय पूर्व ब्लॉक के एक बड़े पदाधिकारी जो हैं अपने नेताओं से नाराज़ हो गए थे। लेकिन भाजपा में तो हालत यही है कि यहाँ पर नेता ही नेता नज़र आ रहे हैं। जब कोई जीत का मौसम आता है तब तो हर कोई इसका लाभ लेने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जब कहीं पराजय देखने को मिलती है तो ऐसा चेहरा ढूंढा जाता है जिस पर कि हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। इन चुनावों में भी कमोवेश ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब दिखाया तो यही जाता रहा कि भाजपा एकजुट है और सबको साथ लेकर चला जा रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम क्या थे, इससे सारी कहानी जो है वो बयान हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। अवस्थी जी, तो वही सब इसी बात पे जो हम चर्चा कर रहे थे, इसी लाइन पे सबके विचार हमारे जो फील्ड से उभर के सामने आ रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ने से पहले सोच विचार का वक्त मिलेगा। अब अंतिम सिटी, स्मार्ट सिटी, हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला। धर्मशाला में भी एक तरह से आप ये कहिए कि भाजपा लगभग जीत के करीब है, स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, पर फिर भी थोड़ा सा रंज तो है भाजपा में। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के दावे बड़े थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सुधीर शर्मा जैसा चेहरा जो धर्मशाला के पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी लीड कर रहे थे चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुख्यमंत्री खुद आए यहाँ पे, भाजपा के बड़े नेता आए, अनुराग ठाकुर तक आए। ऐसा क्या हुआ कि वो एक सीट का अंतर रह गया पूर्ण बहुमत से? और कांग्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे कांग्रेस के भी तो प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सुधीर शर्मा, खुद बड़े बड़े नाम यहाँ पे थे। कांग्रेस कैसे पिछड़ गई? सबसे पहले हम भाजपा की बात करते हैं, जो लगभग अब ऐसा लग रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट उनके समर्थन में आएंगे, तो शायद ये लोकल गवर्नमेंट तो भाजपा यहाँ बना लेगी। एक चीज़ आपको, बीजेपी ने पालमपुर के बाद धर्मशाला की दिशा भी वही तय कर दी जो पालमपुर की तय की थी। धर्मशाला में भी बीजेपी में गुटबाजी बढ़ रही है, विंग बढ़ रहे हैं। वहाँ से देखिए किशन कपूर जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं, वो
नाराज़ दिखते हैं कई दिनों से। उनकी जो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आचरण है, आचार व्यवहार है, वहाँ से लगता है कि वो शायद उनके काम उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से फिर भाजपा के अंदर होने चाहिए थे। या चुनाव के दौरान जब उनका यहाँ से मंत्री पद से हटा के उनको लोकसभा में भेजा गया तो शायद उनके साथ कुछ प्रोमिसेस थे जो पूरे नहीं हुए। एक वो है, दूसरे वर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा टिकट के कई दावेदार हैं। जब नहरिया जी को टिकट मिला था उससे पहले भी एक लंबी फेहरिस्त थी टिकट के दावेदारों की। सब वहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी वही प्रयास हैं कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। या फिर आपने जिम्मेदारी ली है, आपको जिम्मेदारी दी गई तो आप संभाले, मैं नहीं संभाल। बिल्कुल। मतलब पार्टी के कैंडिडेट नहीं, आपके कैंडिडेट। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो रणनीतिक विफलता है। किस तरह से? कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस था। ये किसके चुनाव से पूर्व ही मुझे लग रहा है कि धर्मशाला की कांग्रेस ने अपने आप को विजयी मान लिया था। तो ये रणनीतिक विफलता है। और क्या कहते सकते उसको कि पार्टी ने वहाँ जो काम करना था ग्रासरूट पे वैसा काम किया नहीं। और ऐसा भी सुनने में आया कि कांग्रेस में बीच में भी खींचतान। बिल्कुल। इवन कुछ प्रत्याशी ऐसा दिखना चाहते थे कि हम इसके साथ नहीं हैं, वो अपनी अलग पहचान या दूसरे बताना चाहें हमारे। जिस भी कार्यकर्ता, जिस भी नेता ने उपचुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से या इस चुनाव में अगर वो कहीं परिदृश्य में नहीं थे, इस चुनाव को चूंकि सुधीर शर्मा जी लीड कर रहे थे, तो नेचुरली है जिस व्यक्ति ने उपचुनाव लड़ा था अगर उसकी पूछ नहीं होगी, उसको वहाँ उतना महत्व नहीं मिलेगा तो शायद वो काम नहीं करेंगे या उतनी सक्रियता नहीं दिखाएंगे जितनी उनको दिखानी चाहिए थी, है ना। सुधीर शर्मा जी पर एक और बड़ा आरोप ये है कि उनके जो भी टिकट उन्होंने बांटे वो सारे चुनाव हारे हैं। एक जो टिकट उनकी मतलब एक जो कैंडिडेट है जो उनकी पसंद की विजय हुई है वो तो सीएम साहब से मिलने शिमला बैठी हुई थी जाके। तो वो सबसे बड़ी राजनीति का जो चर्चा है, राजनीतिक जो चर्चा है वो रजनी व्यास है इस वक्त कि वो भाजपा कांग्रेस के टिकट पे जीती हैं और सबसे पहले वो सीएम से मिल रहे हैं जाके, जबकि अभी वो पार्टी के चिन्ह पे जीती हैं तो अकेले तो वो जा नहीं सकती हैं। वो ऐसा क्यों गठन हुआ है किसी का, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ गई वहां जाने की? तो धर्मशाला में आंतरिक दिक्कतें दोनों दल से हैं। हालांकि सुधीर शर्मा की तरफ से ये भी अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि क्योंकि कैंडिडेट मेरी तरफ से आए थे या कुछ था तो उसको भी पार्टी का कैंडिडेट ना समझ के भीतरघात हुआ है। ये बातें चलती रहेंगी। अभी इसी इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मशाला से हमारे ब्यूरो चीफ पवन कुमार शर्मा लाइन पे हाजिर हैं। पवन जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। क्या कहना चाहेंगे दोनों पार्टियों की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आप धर्मशाला में? जी देखिए, बिल्कुल सर, 13 अप्रैल को नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव होना तय है और इसी दिन जो पार्षद हैं उनको शपथ भी दिलाई जाएगी और उसके बाद ये चुनाव होगा। फिलहाल धर्मशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पास 8 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं और 4 निर्दलीय हैं, लेकिन 2 निर्दलीय जो हैं वो भाजपा समर्थित हैं और 2 ही कांग्रेस समर्थित हैं। ऐसे में भाजपा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो अपना बहुमत से अपना जो महापौर है उसका चुनाव कर सकती है, क्योंकि उनके पास 8 + 2 10 हो सकते हैं यदि दोनों जो निर्दलीय हैं वो भाजपा के साथ खड़ा रहते हैं। हालांकि 2 बार जो है वो राकेश पठानिया इन दोनों अलग अलग जो पार्षद जीत के आए हैं इनके साथ अपना फोटो जो है वो खिंचवा चुके हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने और वोट डालने तक का जो सफर है उसमें ये कितने भाजपा के साथ टिक सकते हैं ये परीक्षा वाली बात होगी। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की एक जो पार्षद हैं वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर रही है। अब इस मुलाकात के कई सारे मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं और आजाद जो 4 लोग जीत कर आए हैं वह उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी महापौर के लिए और कांग्रेस ही अपना मेयर और जो उप महापौर है वो बना लेगी। यहाँ तस्वीर जो है वो कुछ अलग तरह की इसलिए भी बन रही है क्योंकि स्पष्ट बहुमत न होने के चलते जो है वो दोनों जो राजनीतिक दल हैं उनमें घमासान मचा हुआ है और सीधे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो गुटबाजी है राजनीतिक दलों के भीतर वो भी सरेआम जो है वो दिख रही है। जी सर, धन्यवाद पवन जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो अवस्थी जी आपने सुना, पवन जी भी वही कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स या ये सारा कुछ दोनों ही पार्टियों को थोड़ा सा है ज़रूरत है। अच्छा, एक हम बहस को समाप्त करने से पहले एक और अगर इशू पे बड़ा ब्रॉड इशू जो हमने बहस के शुरुआती अपने प्रसारणों में कहा था, क्या ज़रूरत थी
चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन करवाने की, पार्टी चुनाव चिन्ह पर। अब देखिए कुछ फायदे या कुछ वो हो सकते हैं भाजपा ने इसको एक प्रयोग किया हो, चुनौती दी थी ना विपक्ष ने, उस जी, जी। चुनौती को स्वीकार कहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि इसी चुनौती में विपक्ष के ट्रैप में आके सरकार फंस गई या भाजपा वो तो फंस गई? फंसी, वो तो है ना? फंसी। शायद बीजेपी से कुछ अगर और भी अगर ये चाहती। पार्टी चिन्ह पे नहीं होते चुनाव तो शायद आप ये आकलन नहीं कर पाते हाँ जी, हाँ कि धर्मशाला में कौन जीता है, कहाँ मंडी में जीता कौन है? जी जी जीता जी है, जी। और उसमें है फिर ना? जो सत्ता पक्ष होता है उसके पास ज़्यादा थोड़ी एक लिबर्टी रहती है कि वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला के अपने, जैसे पंचायतों में, जिला परिषद अब आप ये देखिए जिला परिषद धर्मशाला का गठन अभी तक नहीं हुआ, देखिए कितना टाइम हो चुका वहाँ के अध्यक्ष का गठन अभी होना है और 31 जनवरी को चुनाव समाप्त हो चुका जी है। जी जी जी। अब 3 महीने हो गए हैं लगभग, 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक मतलब वहाँ जिला परिषद का गठन नहीं हुआ है। कारण क्या है? अगर वो शायद पार्टी चिन्ह पे हुए होते चुनाव तो शायद वहाँ भी अब तक गठन हो चुका होता। मतलब सरकार को ये फैसला उल्टा पड़ गया है। हाँ, तभी शायद आज तक ये एक तरह से प्रथा रही है, या शायद आकलन होते होंगे। आम आदमी को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों करवाते हैं, पर इन्हीं चीज़ों से डरते हैं, और वो भी जब आपके विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। इन अभी तो बड़ी जो समस्या चारों जगह पे है वो तो मेयर का चुनाव है। समस्या तो सबके लिए मेयर है, अब पसंद सबकी अलग अलग है, हाँ, अलग-अलग आधार पे, हर पार्टी इसमें में भी और चीज बताता हूँ आपको। 3 जो नगर निगम हैं धर्मशाला को छोड़कर, वो तीनों रिजर्व हैं इस बार एससी के लिए, मेयर पद के लिए। धर्मशाला का ओपन है। आज एक डिमांड उठी है धर्मशाला से, जब आपने 3 नगर निगमों में 2.5 साल के लिए आरक्षण दे दिया है, एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, धर्मशाला का ओपन है, तो क्यों ना यहाँ ब्राह्मणों को क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा है? हाँ देखिए ये यहाँ इस बार मेयर जो ब्राह्मण कम्युनिटी को दिया जाए तो वो छोटी बात नहीं है। जब हाँ, कुछ ऐसा है पालमपुर में हाँ, एसटी को रिजर्वेशन देने पे भी ऐसी चीजें उठी हैं, बिल्कुल। योगी वहाँ मंडी में जो वहाँ भी आरक्षित है, लेकिन वहाँ की जो सबसे मतलब नगर परिषद की में जिसकी बहुत बड़ी पैठ है वो सुमन ठाकुर है। सुमन ठाकुर मुख्यमंत्री की भी करीबी हैं, पर वो अब बनेंगी नहीं क्योंकि वो ओपन कैटेगरी से हैं, है ना? तो मतलब नेतृत्व का संकट। देखिए नेतृत्व आपको कुछ ऐसे हाथों में देना पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय वर्ग से हो, लेकिन वो अनुभवहीन हो सकते हैं। बिल्कुल इस क्राइटेरिया के वजह से पालनपुर में वो स्थिति बनी हुई है। पालनपुर में जो 4 जो पार्षद जीत के आए हैं कांग्रेस की तरफ से एससी उसमें कोटे में, उसमें से 3 तो बिल्कुल फ्रेशर हैं। एक जो जीते हैं उनके पास अनुभव है, वो आइमा के प्रधान रही हैं महिला, पर क्या वो बीजेपी की बागी रही हैं, तो क्या उन पे क्या पार्टी उनको इतना बड़ा पद देना चाहिए? जब मतलब ये है इस कहने का हमारा, इस चर्चा के इस हिस्से के कहने का हमारा मतलब है कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो भी देखना चाहते थे कि नगर निगम बनाए गए, इतनी जल्दी में बनाए गए, तो नेतृत्व कैसे सामने आएगा और क्या विकास होगा। अब अगर अनुभवी चेहरे सामने नहीं होंगे तो कैसे विकास होता है, कितना होता है, ये भी देखने वाली चीज़ रहेगी। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि मेयर पे सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं हो रही है या होगी तो मंडी में होगी। मंडी में इसलिए होगी कि वहाँ कहते हैं कि 3 हैं दल, 3 वर्ग हैं जो अपने गुट को आगे बढ़ा रहे हैं, पर कहते हैं कि हो सकता है सीएम अंतिम समय में, जैसे उन्होंने जिला परिषद में किया था, जिला परिषद में भी जो बागी जीत के आए थे उनको अध्यक्ष सुना दिया था, तो शायद यहाँ भी वो ऐसा कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री की बात है तो शायद उसको सुना भी जाएगा। अवस्थी जी, आज की बड़ी बहस में आप हमारे साथ फिर उपस्थित हुए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसी संदेश के साथ जो हम हमेशा आपसे अनुरोध करते हैं। कोरोना बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, सैनिटाइज करिए, अपने हाथों को बार बार धोइए। जैसे अवस्थी जी ने पिछली बार कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बननी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, लोगों की हेल्प करिए दूर से, खुद को सुरक्षित रखते हुए, उन्हें सुरक्षित रखते हुए। और देश दुनिया प्रदेश के सभी समाचारों को देखने के लिए दिव्य हिमाचल टीवी, पढ़ने के लिए आप दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, और साथ में ही www.divyhimachal.com हमारी वेबसाइट है, दुनिया के किसी कोने में कहीं भी है, उसके ऊपर आपको सारी सामग्री आपके फ़ोन के ऊपर, हमारे टीवी की 24x7 हमारे सारे समाचार पत्र आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अलर्ट रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत धन्यवाद आज की बहस में जुड़ने के लिए। नमस्कार।